हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले हमने बात की है जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें क्या क्या एप्लीकेशन है, जिसमें आपने बीटी क्रॉप्स के बारे में बात की है, आपने पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट के बारे में बात की है, जिसमें हमने आरएनए इंटरफेरेंस को पढ़ा है। अभी हम देख रहे हैं कि मेडिसिनल फील्ड में क्या एप्लीकेशंस होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक बार जो आपके प्रीवियस टॉपिक हैं उन्हें आप लोग रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए, चलिए, तो आपने बीटी क्रॉप्स के बारे में बात की है, ठीक है। ये बीटी क्रॉप्स के बारे में हमने बात की है। पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट के बारे में बात की है, जिसमें आरएनए इंटरफेरेंस हमने पढ़ा है। यहाँ पर हमने निमेटोड को लिया है, ठीक है, जिसका नाम मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया है। अगर आप बीटी क्रॉप में पढ़ेंगे तो आपने का बैसिलस thuringiensis हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। और अगर वेक्टर की बात होगी तो एग्रोबैक्टीरियम हमारा क्या होगा, वेक्टर होगा फॉर प्लांट्स। इतना ध्यान रखना है कि किसके लिए कौन सा वेक्टर हम यूज कर रहे हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन और मेडिसिनल फील्ड, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो सबसे पहले तो हमने इंसुलिन का इंट्रोडक्शन देखा। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में कहाँ से रिलीज होता है, इंसुलिन के क्या फंक्शन होते हैं, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा। हमने कहा इंसुलिन की कमी हो जाती है तो एक डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग हो जाता है, और उसकी उपचार के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें इंसुलिन देना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड देखें, इंसुलिन को इंजेक्शन देने पड़ते हैं इंसुलिन के। आपने कहा अगर हम ट्रेडिशनल मेथड देखें या ट्रेडिशनल सोर्स देखें तो बोवाइन और पॉर्काइन हमारे पास आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ बायोटेक्नोलॉजी तो हमने क्या किया है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया है। इसमें बेसिकली हम वही चीज करते हैं जो कि आप अभी तक पढ़ते चले आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है, हमने सबसे पहले जो यहाँ पर ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल को लिया। वहां से इस बारी जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो था इंसुलिन का जीन, जो इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने वहां से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, ठीक है। अब इस देखो, या तो हम उस जीन को डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, या हम क्या कर रहे हैं, उस जीन से हम इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमने उस जीन को निकाला, उसे बैक्टीरियल सेल में डाला, बैक्टीरियल सेल में कल्चर कराया, और वहां से अब क्या बन रहा है, इंसुलिन यानी कि प्रोटीन बन रहा है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं कि इंसुलिन जब बन रहा है तो इंसुलिन कैसे बनता है। आपने कहा इंसुलिन एज अ प्रो हार्मोन बनता है, ठीक है, यानी कि इंसुलिन में क्या होगा, मेच्योर इंसुलिन की से पहले इंसुलिन प्रो हार्मोन बनेगा, जिसमें ए चेन होगी, ठीक है, बीच में सी चेन होगी, और लास्ट में क्या होगी, यहाँ पे बी चेन होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ए सी और बी, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पर ध्यान देखना है कि इंसुलिन किस चीज से बना है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। ध्यान रखना है, इंसुलिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड की चेन है। अब देखो पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक अब हमारा जो यहाँ पे एग्जाम्स है वो आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो टर्म्स है यहाँ पर, जैसे पॉलीपेप्टाइड जो हो गया है, ठीक है, जैसे न्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। ऐसे जो टर्म्स है, पॉलीसेकेराइड यानी किसकी बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, फैट है। या पॉलीपेप्टाइड है तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, फैट की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, प्रोटीन की बात हो रही है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन है कि पॉलीपेप्टाइड क्या है, तो एक बार सबसे पहले आपको जाना है, ये आपका होमवर्क है, और पॉलीपेप्टाइड पढ़ने के, पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं, पॉलीसेकेराइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो क्या होते हैं, किस चीज से मिलकर के बने होते हैं, क्योंकि यही हमारे बेसिक्स होते हैं। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन है तो हमें चीजें समझ नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा इंसुलिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड की चेन है। अब हमें पता ही नहीं है कि पॉलीपेप्टाइड क्या है, तो हमें समझ नहीं आएगी कि इंसुलिन किस चीज से मिलकर के बना होगा। अब आपके पास एमसीक्यूज आ गए हैं यहाँ पर। तो जो इंसुलिन है वो पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीसेकेराइड है, या ऐसे और दो एग्जाम्पल आ गए हैं। या चलो, ये तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, लर्न कर लिया, पॉलीपेप्टाइड है। लेकिन हम बोलेंगे इंसुलिन में क्या होता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या लिपिड है, क्या होता है यहाँ पर इंसुलिन में। तो इसका जो आंसर है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता है पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है वो किस चीज से मिलकर के बनी है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी यहाँ पर कि जो इंसुलिन है यहाँ पे वो किस चीज से मिलकर के बना होता है।
ठीक है। दूसरी चीज जो हमें देखनी है, हमने कहा चेन ए एंड चेन बी यहाँ पर बने होते हैं और इनके बीच में जो लिंकेज होता है, यानी कि वो यहाँ पर जो जुड़े हुए होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं, क्या बोला गया यहाँ पे, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। अब डाइसल्फाइड क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो क्या होता है, तो आपको ये चीजें यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है। तो इम्पॉर्टेंट ये है, हमारे पास जो एमसीक्यूज आते हैं वो ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से आ जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा ये मेच्योर इंसुलिन है, ये तो क्या है, प्रो हार्मोन है, ये मेच्योर इंसुलिन है। इंसुलिन क्या करेगा, मेच्योर फॉर्म में ही क्या एक्ट करेगा। तो हमने कहा कि इंसुलिन जो है ये ए चेन है, ये बी चेन है, ये आपस में जुड़े किसकी वजह से हैं, डाइसल्फाइड की वजह से जुड़े हैं, बने किससे हैं, पॉलीपेप्टाइड से बने हैं। ठीक है, तो हमने यही कहा है कि जो टर्म्स है जैसे कि डाइसल्फाइड, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड, जैसे कि पॉलीसेकेराइड, ऐसे जो टर्म्स है यहाँ पर वो क्या होते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि हमने कहा, अभी हम पॉलीसेकेराइड के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, तो आपने कहा पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं। जब हमने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या क्या कहा था, कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं मेनली, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या बोला था, मोनोसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है, और बहुत सारे, अगर हमने कहा यहाँ पे मोनोसेकेराइड ज्वाइंट हो जाते हैं तो पॉलीसेकेराइड बन जाता है। इट मीन्स कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान रखना है, जब हम पेप्टाइड के बारे में बात करें इट मीन्स कि हम अमाइनो एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो हमने क्या बोला है, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में ध्यान से लेक्चर पढ़ा होगा, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में ध्यान से सुना होगा, हमने एक चीज कही थी कि जो इंसुलिन है वो क्या है, प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रोटीन है। प्रोटीन किस चीज से मिलकर के बने होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, आपने कहा प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड से। यही तो हमने बोला था, हमने कहा था प्रोटीन बने होंगे अमाइनो एसिड से। तो अगर आपको बोला गया कि इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पेप्टाइड का मतलब होता है अमाइनो एसिड, जो बहुत सारे अमाइनो एसिड एक चेन में जुड़ते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड जो होंगे चेन में जोड़ेंगे, तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम यहाँ पर देंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये दोनों ही पॉलीपेप्टाइड चेन है और जुड़े हुए हैं किससे, यहाँ पर डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपने कहा इन मैमल्स इंक्लूडिंग humans insulin is synthesized as a prohormone which contain an extra stretch called the C peptide। तो हमने बोला कि जो ह्यूमन होते हैं, यहाँ पर मैमल्स या जो ह्यूमन होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके सेल में जब भी इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है तो एकदम से मेच्योर इंसुलिन नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, जो ए चेन और बी चेन है उसके बीच में एक और पेप्टाइड होता है, दैट इज सी पेप्टाइड। ठीक है, तो ये जो सी पेप्टाइड है, ये जो सी पेप्टाइड है बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो हमने कहा कि नेचुरली जो हमारी सेल में फंक्शनिंग चलती है उसमें होगा क्या, यहीं पर हमने देखा था, हमने कहा था कि पहले तो प्रो हार्मोन बनेगा जिसमें ए चेन होगा या ए पेप्टाइड होगा, सी पेप्टाइड होगा और बी पेप्टाइड होगा, तीनों चेन होंगी। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, जो सी चेन होती है या सी पेप्टाइड होता है वो रिमूव हो जाता है और ए और बी आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। जब इंसुलिन इस कंडीशन में या इस अवस्था में आता है तो हम कहते हैं कि जो इंसुलिन है वो क्या है, मेच्योर इंसुलिन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, हमने कहा हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जब हम बैक्टीरिया सेल में कल्चर करा रहे होते हैं जीन को, इंसुलिन का जो जीन है, और जब वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा, जब वो इंसुलिन को बनाएगा या उसे सिक्रीट करेगा, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, एज अ प्रो हार्मोन ही उसे बनाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे मेच्योर इंसुलिन को बनने के लिए आपने कहा वो सेम मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा जो कि ह्यूमन सेल में हो रहा है, लेकिन बैक्टीरिया सेल में ऐसा नहीं होगा। हर एक सेल का अपना अपना मैकेनिज्म होता है। ह्यूमन सेल है तो ह्यूमन सेल का अपना मैकेनिज्म है और वहां पर ये जो प्रोसेस है वो नेचुरली हो रहा है। बैक्टीरिया सेल में आपने कहा प्रो हार्मोन बन गया है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा कि जो सी पेप्टाइड है वो रिमूव होकर के ए और बी आपस में नेचुरली जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम करते हैं ए चेन को हम एक अलग सेल में कल्चर करा रहे हैं और बी चेन को हम एक अलग सेल में कल्चर करा रहे हैं। एट लास्ट हमने उसे क्या कर देना है यहाँ पर, क्योंकि किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, आपने डाइसल्फाइड बॉन्ड को वहां पर क्या किया, अप्लाई किया, और ए चेन और बी चेन आपस में क्या होंगे, कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब हमने क्या बात की है, एक लाइन डायग्राम के थ्रू अगर हम समझें तो हमने क्या बात की है, देखो हमने कहा 2 DNA सीक्वेंसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन।
इंट्रोड्यूस्ड देम इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इंसुलिन चेन, अब यहाँ पे बोलो, देखो यहाँ पे इंसुलिन की चेन प्रोड्यूस हो गई है। चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली, हमने क्या किया, चेन ए और चेन बी को अलग से ही क्या प्रोड्यूस करवाया है यहाँ पर, और अब उन्हें एक्सट्रैक्ट करेंगे। जब हमने उन्हें एक्सट्रैक्ट किया तो अब हमने क्या किया है, कंबाइन बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। अब हमने वहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड को डाला और आपकी ए चेन और बी चेन आपस में कनेक्ट हो जाती है और एक मैच्योर इंसुलिन हमारे पास आ जाता है। तो हमने कहा कि देखो कितना चेंज आया है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी से, कि अब हम ह्यूमन सेल में जो इंसुलिन को, हमने कहा कि ह्यूमन सेल में जो इंसुलिन को हम इंजेक्ट करा रहे हैं वहां पे, अब वो ह्यूमन इंसुलिन ही होगा। जबकि पहले हम क्या कर रहे थे, हम काउ से इंसुलिन को ले रहे थे या फिर हम यहाँ पे पिग से इंसुलिन को ले रहे थे। तो अब क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन ही हम यूज कर रहे हैं तो ना ही कोई साइड इफेक्ट आपको दिखेगा, ना ही कोई एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे मेडिसिनल फील्ड में क्या यूज है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, वैसे भी हमने ये जो टॉपिक है इसके बारे में, इसी को हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था और हमने काफी बार इसको रिवाइज भी किया। अब नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आती है दैट इज जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है, जीन भी हमें पता है जीन किसे कहते हैं, और थेरेपी भी हमें पता है। थेरेपी नॉर्मली यूज होने वाला एक शब्द है। क्या होता है जीन थेरेपी, आपने कहा जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ अ मेथड दैट अलाउज द correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo। जीन थेरेपी का क्या मतलब होता है, थेरेपी अभी आपने देखा होगा हम अलग अलग पार्ट की थेरेपी लेते रहते हैं। थेरेपी बेसिकली इसलिए दी जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो वो सही हो सके। थेरेपी अलग अलग मेथड हो सकते हैं, थेरेपी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हम लेते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जीन के बारे में कि जीन की थेरेपी ली जाती है, तो जीन की थेरेपी से क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो आपका डिफेक्टेड जीन है या ऐसा जीन जो क्या है यहाँ पे एबनॉर्मल है, या ऐसा जीन जो नॉर्मल प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। एबनॉर्मल जीन या डिफेक्टेड जीन का मतलब क्या है, एक्चुअली में जीन का फंक्शन क्या होता है। तो हमने बात क्या की है, एक्चुअली में जीन का काम क्या होगा। देखो हमने जीन के बारे में जब भी पढ़ा है, जिस भी चैप्टर में जब हमने बात की है कि डीएनए का कोई एक ऐसा सेगमेंट जो आरएनए बनाएगा और आरएनए से बनेगी प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बेसिकली कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि इंसुलिन है, इंसुलिन एक प्रोटीन है। अब वो कैरेक्टर कौन सा शो कर रही है, आपके ब्लड शुगर लेवल को क्या कर रही है, यहाँ पे मेंटेन कर रही है। तो वो भी तो एक कैरेक्टर है हमारा, वो इंटरनल कैरेक्टर है। जैसे हाइट है हमारी, तो हाइट आपका क्या है, आप देख सकते हैं कि आपकी हाइट आपको फिजिकली पता चल सकता है कि हाइट ज्यादा है, कम है, कैसी है, हाइट बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। आप फिजिकली इसका पता लगा सकते हैं देख करके। ठीक है, आपने कहा कि हाइट जो बढ़ना ना बढ़ना या हाइट में जो भी चेंजेस हैं वो किसकी वजह से, हार्मोन की वजह से है। ठीक है, सेम आपने कहा कि आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो अगर बैलेंस है तो उसके लिए भी एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब ये जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ये क्या है, प्रोटीन है। क्लियर है, ये एक क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को यहाँ पे मेंटेन कर रही है। तो आपने कहा कि ये जो इंसुलिन है, इसने इसका ये गुण है यहाँ पर, ये क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो हमने कहा प्रोटीन जो है वो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो प्रोटीन यानी कि इंसुलिन को ले लेते हैं, और इंसुलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है, अब हमने कहा इस सेगमेंट को, ये पूरा डीएनए नहीं है, ये क्या है, डीएनए का कोई पार्ट है, पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं जीन। ठीक है, अब हमने कहा जीन एक्चुअली में क्या है, अगर हम ये तो हम पूरा डिटेल में कह रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट बोले कि जीन जो है वो क्या करता है, यहाँ पर प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने कहा जब जीन हेल्दी है तो ये क्या करेगा, नॉर्मल कैरेक्टर को दिखाएगा। हेल्दी का मतलब जीन एकदम पूरी तरीके से कोई भी इसमें यहाँ पर एबनॉर्मलिटीज नहीं है, असामान्यता नहीं है, जो आपके नाइट्रोजनस बेस हैं।
जो आपके नाइट्रोजनस बेस है, एक्चुअली में सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है ये ऐसे होगा, इसमें क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस होंगे। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस लगे होंगे ये क्या करते हैं, यहाँ पर अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। यहाँ पे कोडॉन के बारे में बात की थी हमने, ये कोड करते हैं और ऐसे ही यहाँ पर अमीनो एसिड लगते रहते हैं। अमीनो एसिड यहाँ पर क्या होंगे, लगते रहेंगे। जब अमीनो एसिड की एक चेन बन जाती है तो वो किसी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। प्रोटीन क्या है, चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो हर एक प्रोटीन जो है उसमें अलग अलग अमीनो एसिड लगे होंगे, अलग अलग नंबर भी अमीनो एसिड का होगा। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने कहा कोई एक प्रोटीन है जिसमें 10 अमीनो एसिड है, ठीक है, 10 अमीनो एसिड है। कोई दूसरी प्रोटीन होगी उसमें 15 अमीनो एसिड है। ये जस्ट फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि अलग अलग जो प्रोटीन है उसमें अलग अलग अमीनो एसिड और उनका अलग अलग नंबर हो सकता है, किसी में ज्यादा किसी में कम अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आपको ध्यान होगा हमने एक चैप्टर पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपकी जेनेटिक वाली यूनिट है उसका जो चैप्टर था, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था यहाँ पर कि जो टोटल अमीनो एसिड है वो अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो अलग अलग बहुत सारे होंगे, लेकिन जो हमने चैप्टर में बात की थी कि अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं, और आपने कहा कि जब भी कोई प्रोटीन बनती है तो अमीनो एसिड कैसे अरेंज होते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, ये सारी प्रोसेस हमने पढ़ी थी। तो हमने कहा कि अगर ये जो आपने कहा ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये ठीक है अपनी सीक्वेंस में लगे हैं, तो ये क्या करेंगे, एक सही अमीनो एसिड को ऐड करेंगे। जो अमीनो एसिड होगी उसे सही अमीनो एसिड को अरेंज करेंगे और एक सही क्रम में करेंगे। इसका मतलब जीन जो है वो नॉर्मल है। अब हमने कहा जीन में कोई भी एबनॉर्मलिटीज आ गई है, कोई भी असामान्यता आ गई है, हो सकता है कि यहाँ पर जो आपने कहा कुछ भी रीजन हो सकता है कि जो नाइट्रोजनस बेस है उनके सीक्वेंस में कोई चेंज आ गया है, उनके नंबर में कोई चेंज आ गया है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड जो यहाँ पे ऐड होने थे वो उनमें कोई चेंज आ गया है, कोई अमीनो एसिड कम या ज्यादा, या आपने कहा कोई रॉन्ग जो अमीनो एसिड है वो ऐड हो गया है, जिसकी वजह से अब कोई भी चेंज अगर आया, आपने कहा अगर नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस में कोई चेंज आया है, इट मीन्स कि ये क्या करेगा, अलग ही अमीनो एसिड को यहाँ पे ऐड करेगा। अगर अलग अमीनो एसिड यहाँ पर ऐड हो गई है तो वो प्रोटीन नहीं बनेगी जो बननी चाहिए थी। नॉर्मली जिस अमीनो एसिड को वहाँ पे ऐड होना था वो तो हुआ नहीं, उसकी जगह कोई और अमीनो एसिड ऐड हो गया। अब हमने यही तो बात की थी कि अलग अलग अमीनो, अलग अलग जो प्रोटीन होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होंगे, ठीक है, और उनका नंबर भी अलग अलग होगा, किसी में 10, 15, 20, या जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप इतना समझिए कि नंबर भी अलग अलग होगा। अब क्या हुआ कि जिस अमीनो एसिड को यहाँ पे ऐड होना चाहिए था वो तो ऐड नहीं हुई है, उसकी जगह कोई और अमीनो एसिड ऐड हो गई है। जब कोई और अमीनो एसिड ऐड हो गई है तो कुछ कोई और ही प्रोटीन बनेगी। हो सकता है कि वो जो प्रोटीन है वो कोई ऐसा प्रोटीन बन जाए जिसकी वजह से कोई डिजीज वहाँ पे कॉज हो रही है, कोई बीमारी वहाँ पे उत्पन्न हो रही है। प्रोटीन जो कि अपना क्या करेगा, कैरेक्टर को शो करेगा। अब प्रोटीन जब कैरेक्टर को शो करेगा, क्योंकि नॉर्मल प्रोटीन बनी नहीं, बनी यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मल प्रोटीन बनी है। जब एबनॉर्मल प्रोटीन बनी है तो आपने कहा कि एबनॉर्मल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इस केस में हम कहते हैं कि जो जीन है यहाँ पर वो डिफेक्टेड जीन है यहाँ पे, ठीक है, या जीन है जो एबनॉर्मल जीन है यहाँ पे, इस टाइप के जो टर्म पे हम तब यूज करते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि डिफेक्टेड जीन या एबनॉर्मल जीन का मतलब क्या होता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है। अलग अलग रीजन हमने पढ़े थे, वैसे जैसे हमने म्यूटेशन भी पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। अब हमने कहा कि जो डिफेक्टेड जीन होता है उसको सही करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक थेरेपी लेते हैं जिसे जीन थेरेपी कहेंगे। अब ये थेरेपी वैसे नहीं होती है जैसे आप अपनी बॉडी ऑर्गन्स के लिए लेते हैं। जैसे आपने कहा अलग अलग कि आपने देखा होगा जैसे कि किसी में ब्लड सर्कुलेशन, किसी के हाथ में ब्लड सर्कुलेशन उतने अच्छे से नहीं हुआ है तो ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर डॉक्टर उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप थेरेपी लें जिससे कि सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। तो वो कुछ टाइम फिर क्या करते हैं, थेरेपी लेते हैं। तो वैसी थेरेपी तो नहीं होगी जीन की, ऑफ कोर्स, क्योंकि जीन जो है वो आपने कहा आपके जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल आपके न्यूक्लियस में है, इसका मतलब ये बात हो रही है माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस की, माइक्रोस्कोपिक थेरेपी की बात हो रही है। और माइक्रोस्कोपिक थेरेपी अगर है जैसे कि आपने कहा कि ये जो थेरेपी होगी ये सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि पूरी प्रोसेस सूक्ष्मदर्शी में ही चल रही है, तो ये क्या होगी, स्पेशल होगी। यहाँ पे क्या किया जाता है इसमें, अगर हम एक बार पढ़े, आपने कहा correction of genetic defect involve a delivery of a normal gene into the individual of embryo to take over the functions of and a
compensate for the non-functional gene। देखो, अगर आपको ध्यान होगा बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिसमें हमने जो जेनेटिक डिजीज जो होती हैं, क्योंकि जीन के बारे में बात चलती है तो जेनेटिक डिजीज के बारे में ही बात करेंगे। हमने को बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिजीज होती हैं जिनका पता अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे पता चल जाए, यानी कि अभी क्या है, जो यहाँ पे बच्चा है वो अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है, अपनी मदर के वूम में है, और वहीं पर अगर पता चल जाए कि कोई जीन डिफेक्टेड है या कोई जीन सही से काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जीन थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, और वहाँ पर बच्चे को कंप्लीटली क्योर मिल जाता है उस डिजीज से। ठीक है, इन केस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे पता नहीं चला है जेनेटिक डिजीज का, तो उसके बाद जो यहाँ पे परमानेंट क्योर है वो मुश्किल होता है, यहाँ पे ना के बराबर होता है। ठीक है, आपको यही बोला गया, आपने कहा करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन। ठीक है, आपने कहा जब हम यहाँ पर डिफेक्टेड जीन को करेक्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, तो वहाँ पर जो न्यू बॉर्न होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगा, इनटू द इंडिविजुअल और embryo to take over the functions of and compensate for the non-functional gene। ठीक है, नेक्स्ट है, आपने कहा द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, जो सबसे पहली जीन थेरेपी दी गई थी वाज गिवन इन 1990 में सबसे पहली जीन थेरेपी दी गई थी टू अ 4-year-old गर्ल, 4 साल की बच्ची को, विद अ एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए जिसे कहते हैं डेफिशिएंसी ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर अ एडिनोसिन डीएमिनेज। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसके बारे में एक बार आप लोग पढ़ेंगे। कभी कभी ये वाला जो टॉपिक है, आपने का जो रिलेटेड आपके टॉपिक आते हैं, यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। जो सबसे पहला जो क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी वो 1990 में 4 साल की लड़की को दी गई थी। ठीक है, आपने कहा उसमें क्या था, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी यहाँ पर थी। इसमें क्या किया गया है, ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए जो जीन था उसको डिलीट कर दिया गया, उसे रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और उसे यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल जाता है। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम के लिए कैसा है, ये क्रूशियल था। तो एक अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आता है किसका, जीन थेरेपी का। एक बार आप लोग रीड कर लेंगे जीन थेरेपी क्या होती है, क्यों की जाती है, कैसे यहाँ पर की जाती है, साथ ही साथ एग्जाम्पल आपको नोट करना है। चलिए, तो एक बार आप लोग जीन थेरेपी के बारे में घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने का आपका धन्यवाद।